नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो सुर्खियों में न्यूज़ है उसके बारे में हमारे एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देयर आर द सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड बाय एनी वे। फर्स्ट हमारे लिए आता है अरुण मिश्रा जी, जो फॉर्मर जस्टिस रहे सर्वोच्च न्यायालय के। उनकी अपॉइंटमेंट चेयरमैन की तरह हुई है हमारे वन नेशनल जो अपॉइंटमेंट है जिसे का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हम फिर से इसे रिपीट करते हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका नाम है जस्टिस अरुण मिश्रा। उनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष। इस बॉडी का नाम है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट के कमीशन के बारे में हमें ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की तरह ये एक वैधानिक निकाय है। उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म हमने मेंशन किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑलमोस्ट इस निकाय में एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 मेंबर्स होते हैं। ये चेयरपर्सन और 5 मेंबर की अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो 6 मेंबर कमेटी होती है उनके रिकमेंडेशन से होती है। ऑलमोस्ट ये जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं उनके लिए जो टेन्योर होता है, जो अवधि होता है अपॉइंटमेंट होने के बाद से ऑलमोस्ट 3 ईयर का, या जब तक 70 वर्षों की आयु प्राप्त नहीं करते तब तक ये उस पद को धारण कर सकते। तो आज के वीडियो में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा जस्टिस अरुण मिश्रा के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट जो अध्यक्ष की तरह हुई है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए के निकाय पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए जो कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेंट है उसे हम वेरिएंट बोलते हैं। तो ये वेरिएंट को आम आदमी को समझने के लिए उनका जो नामकरण किया गया है, तो उसमें भारत की जो प्रमुख वेरिएंट है उसके लिए 2 नाम दिए गए हैं। एक का नाम है डेल्टा और दूसरे का नाम है अल्फा। इस पॉइंट में क्या है, क्या याद रखना है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखो, देयर आर द नंबर ऑफ वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब होता है कि कोरोना वायरस में बी ड्यू टू द नंबर ऑफ थिंग इट चेंजेस इटसेल्फ, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। भारत में भी कोरोना वायरस पाया जाता है लेकिन उसका वेरिएंट अलग होता है। यूके में कोरोना वायरस पाया जाता है, उसका वेरिएंट अलग होता है। फिलीपींस की बात कर ले तो उनका वेरिएंट अलग होता है। देयर आर मोर देन द 24 वेरिएंट होते हैं, लेकिन आज ये 24 में से 4 वेरिएंट ये हमारे लिए, जिसे हम कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मींस ग्लोबल में इस वेरिएंट ने जो तबाही मचा दी है, मे बी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, उसके लिए हम VOC टर्म का यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लाता हूँ, VOC का टर्म का मतलब होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसने ऑलमोस्ट पूरे जग में कुछ पर्टिकुलर रीजन में तबाही मचा दी है। तो ये आउट ऑफ 24 में से 4 वेरिएंट है। 4 के वेरिएंट 2, दिस आर द टेक्निकल नेम, हमें उनके नाम याद रखने चाहिए। फर्स्ट VOC है जिसे हम B.1.1.7, थोड़ा सा आप लिख लो, B.1.1.17 ये फर्स्ट वेरिएंट है। दूसरा वेरिएंट का जो नाम है उसके लिए कहा गया है B.351, दूसरे वेरिएंट का नाम है B.351। और जो तीसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है इसके लिए P2 नाम से उल्लेखित किया जाता है, और जो चौथा वेरिएंट है उसके लिए नाम दिया जाता है B.617.2, B.617.2। तो इनमें से 4 जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है उसमें 4th नंबर वाला जो वेरिएंट है उसका नाम है B.617.2। इसके लिए हू ने जो नामकरण दिया है उसके लिए डेल्टा को संबोधित किया है। और हमें ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हमारे भारत में B.617.2
ये तो वेरिएबल इंपॉर्टेंस है जिसने तो तबाही मचा दी है, जो दूसरी लहर आई थी। इसके साथ भी भारत में उसी का एक सब वेरिएंट भी हमें मिलता है जिसके लिए B.617.1 कहा जाता है, उसके लिए कप्पा ये नाम दिया है। तो ऑलमोस्ट हमें ये WHO ने जो 24 वेरिएंट है उनमें से 4 वेरिएंट को नामकरण दिया है, और ये चारों वेरिएंट अलग अलग नाम से, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर की जो अल्फाबेट है उनमें से 4 लेटर से उनको आज तक आइडेंटिफाई किया, जिस तरह से उसे हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कहते हैं। तो इंडियन वेरिएंट के लिए नाम जो है B.1.617.2, ये इसके लिए नाम दिया है डेल्टा, और B.1.617.1 के लिए नाम दिया है कप्पा। दो दिस आर द टेक्निकल नम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू है लेकिन हमें जरूर उसको याद रखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट आता है कि थर्ड पॉइंट आज की वीडियो का, जिसे हम मॉडल टेनेंसी एक्ट ड्राफ्ट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मसौदा, मॉडल टेनेंसी एक्ट का मसौदा, जिसके लिए हमारे केंद्रीय कैबिनेट उसको मंजूरी दी है, उसके लिए अप्रूव किया हुआ है। तो वी शुड बी अंडरस्टैंड, ये जो ड्राफ्ट है, जो मसौदा है मॉडल टेनेंसी एक्ट के लिए, इट टेकिंग द केयर ऑफ दोनों भी, जो किराएदार है एट द सेम टाइम जो मकान है या कुछ बिजनेस कंसर्न्स होता है उनके जो मालिक है, उन दोनों को यहाँ पे, या दोनों की कंसर्न को इस जो ड्राफ्ट ने यहाँ हम कहेंगे कि एक ऐलान किया। इस तरह से क्या होगा, जो भी हमारा रेंटल हाउसिंग मार्केट है, जिसे हम आवास मार्केट कहते हैं, इस आवास मार्केट को एक लीगल फ्रेमवर्क देने के मकसद से ये कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है। डेफिनेटली ये जो ड्राफ्ट है मॉडल टेनेंसी एक्ट हमारे भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ये कवर करेगा, और डेफिनेटली अगर किसी को रेंट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, या कुछ अगर प्रॉब्लम्स या कोई दिक्कत आती है तो देयर विल बी द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होगी, उसी के लिए एक समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र भी इसकी तरह स्थापित किया जाएगा। तो ये हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जो रेंटल हाउसिंग मार्केट है, इस जो रेंटल हाउसिंग मार्केट को एक फॉर्मल मार्केट बनाने का मकसद ये मसौदा रखता है। एट द सेम टाइम्स मकान मालिक और किराएदार होते दोनों की हितों की रक्षा करना, इसके लिए जो प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी उसके लिए उसे हम किराया प्राधिकरण कहेंगे। डेफिनेटली अगर किराया प्राधिकरण होता है तो कितना डिपॉजिट लेना चाहिए, अगर डिपॉजिट अगर कोई बंदा नहीं देता तो उसके लिए क्या फाइन हो सकता है, ये सब कुछ पॉइंट इस किराया प्राधिकरण या ड्राफ्ट में जरूर मेंशन किए हैं। तो मालिक और किराएदार दोनों की क्या अथॉरिटीज है, दोनों के क्या राइट्स है, दोनों की क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या दायित्व है, यही भी उसने मेंशन किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट हमने थर्ड पॉइंट देखा जिसे हमने कहा मॉडल टेनेंसी एक्ट देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए इस्राइल देश के जो प्रेसिडेंट है आइजाक हर्जोग, ये आइजाक हर्जोग अभी न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस्राइल के लिए। मैं फिर से पॉइंट दोहराता हूँ, ये फोर्थ पॉइंट है आइजाक हर्जोग, ISAACHERZOG, उनको इस्राइल के प्रेसिडेंट के तौर पे अभी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आज इस्राइल ये देश जो मिडिल ईस्ट है, जिसे हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, तो उस मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर पर स्थित है। आज इस देश की जो कैपिटल्स है जेरूसलम है, और करेंसी की बात कर लेते हैं तो उसे लिए हम इस्राइल शेकेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अनुमोदन दिया है हमारे कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, संज्ञापन या समझौता कहते हैं। ये समझौता भारत और मालदीव के बीच ये सतत विकास, जो हम कहते हैं कि सतत शहरी विकास इस क्षेत्रों के लिए हुआ है। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेता हूं, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भारत और मालदीव ये दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्रों पे, जिसे हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, इस क्षेत्र में जो समझौता हुआ है उसको समझौता जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या समझौता ज्ञापन कहते हैं,
उसको अप्रूव किया हुआ है या उसके लिए हम कहेंगे अनुमोदित दिया हुआ है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट ये जो समझौता था ये फरवरी 2021 में उसको हमने हस्ताक्षर किया था, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन द मंथ ऑफ मई में यहाँ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, जिसे हम JWG कहते हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप या संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की है। ये संयुक्त कार्य समूह हर साल में ऑलमोस्ट एक बार मालदीव और भारत में उनकी मीटिंग होगी और दोनों के देश जो भी आदान प्रदान होता है टेक्निक के बारे में, वो मालदीव और भारत की जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है उसके लिए विकसित किया जाएगा। तो फरवरी 21 में इस समझौता के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन हमारे कैबिनेट ने उसको अभी अनुमोदन दिया है, उसको अभी अप्रूव किया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो डेफिनेटली टेक्निकल कोऑपरेशन होगा इस क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच में। ये हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशंस भी होते हैं, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ये मालदीव की अगर हम बात कर लेते हैं तो सद्य स्थिति में मालदीव के लिए इब्राहिम मोहम्मद सालिम ये प्रेसिडेंट है और मालदीव की जो करेंसी है जिसे हम रुपया कहते हैं, नॉट रुपया, उसे हम रुपया कहते हैं। आज के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे लिए ये पॉइंट नंबर है 5, जो वर्ल्ड हम बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है। तो ये विश्व साइकिल दिवस है। ऑलमोस्ट 2018 से जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उन्होंने ये साइकिल दिवस 3 जून होगा इस रूप में उसको घोषित किया है। मेन पर्पज यही होता है कि जो पर्यावरणीय रूप से स्थायी साधन होते हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं, उसमें साइकिल एक अहम पॉइंट यहीं पे रखता है। और इसी पॉइंट के नज़र में आपको यही भी मालूम होना चाहिए कि कमिंग अक्टूबर 2021 में जो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस होगी वो चाइना में होने वाली है। तो ये पॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियाज इंडेक्स, ये आज का हमारा 7 पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियाज इंडेक्स। तो भारत का जो थिंक टैंक है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग ये हर साल SDG जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स कहा जाता है, तो मोस्टली हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने जो यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे उनको मॉनिटर करने के लिए हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने कितना प्रोग्रेस किया है, इसके लिए ये इंडेक्स 2018 से हमने स्टार्ट किया है। तो अभी ये 2021 का ये 3rd इंडेक्स है या 3rd उसका हम कहेंगे उसको संस्करण है। नाउ वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस इंडेक्स की तरह ऑलमोस्ट हमारे देश के जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसको 4 भाग में हम उसको क्लासिफाई करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है एस्पायरेंट स्टेट होते हैं जिनके लिए इस इंडेक्स में रैंकिंग अगर 0 से 49 तक होती है तो उसको एस्पायरेंट कहा जाएगा। और स्टेट और यूनियन टेरिटरी परफॉर्मर होंगे जब उनका स्कोर ये 50 से लेके 64 तक होगा। और फ्रंट रनर उसे हम कहेंगे जब स्टेट या यूनियन टेरिटरी का स्कोर ये 65 से लेके 99 होगा। अचीवर के लिए डेफिनेटली ये 100 स्कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2021 का जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसके अनुसार केरल ने टॉप पर किया हुआ है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आता है टॉप करने वाला वो हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु आता है। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु ये स्टेट उसमें आता है, ये भी पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। 3rd जो स्टेट आता है केरला के लिए रैंकिंग जो आती है, ये हमने जो रैंकिंग हमने देखी थी अभी वर्गीकृत जो देखा था फ्रंट रनर में आते हैं, लेकिन फ्रंट रनर में फर्स्ट 5 टॉप स्टेट होते हैं। केरला के लिए 75 इंडेक्स मिल चुका है, हिमाचल प्रदेश को तमिलनाडु के लिए 74 है और 3rd मीन 72 जो रैंकिंग मिली हुई है उसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। तो ये SDC इंडेक्स हमें ये भी मालूम इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का आता है जो CSIR जिसे हम
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ लेबोरेटरीज है उनमें से पुणे स्थित जो लैब है उसका नाम है एनसीएल, जिसे हम नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहते हैं। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी अभी पिक्चर में इसलिए आई थी, उन्होंने एक स्वस्तिक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हुआ। तो स्वस्तिक टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जो नेचुरल ऑयल्स है, प्राकृतिक ऑयल है, बाय यूजिंग द प्राकृतिक ऑयल इट विल गोइंग टू बी यूजिंग और अप्लाई फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर। तो पानी को कीटाणु विरहित या बैक्टीरिया विरहित बनाने के लिए ये स्वस्तिक टेक्निक CSIR के एनसीएल लैब ने बनाई हुई है। और मोस्टली प्राकृतिक ऑयल का यूज करना, उनके एंटीमाइक्रोबियल प्रिंसिपल को यूज करना, ये हमारे आयुर्वेद में अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। लेकिन पानी की अशुद्धि को ये जो मेथड्स यूज करेंगे उसके लिए टेक्निकल नाम जो आता है हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन क्लीन ड्रिंकिंग सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, इस टेक्निक का नाम है हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन टेक्निक। जो इम्प्योरिटीज होती है वो पानी में निकालने के लिए, और ये नेशनल केमिकल लैबोरेटरीज पुणे में स्थित है। उसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और CSIR का हमने लॉन्ग फॉर्म देखा, उसे हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं। तो CSIR के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लैबोरेटरीज है, ये भी पॉइंट हमें यहीं पे मालूम होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इन दिस सेशन में वी कवर्ड द 8 to 9 पॉइंट्स। जस्ट हम समराइज कर लेते हैं। हमने ये देखा, जो फॉर्मर जस्टिस थे अरुण मिश्रा, उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो निकाय है उसके लिए प्रेसिडेंट चुना गया नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। दूसरा पॉइंट हमने देखा, भारत में कोविड के जो वेरिएंट है, 2 वेरिएंट है, उसमें से जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसके लिए B.1.61.72 को हमने या WHO ने डेल्टा नाम से पुकारा है, और दूसरा जो वेरिएंट है B.1.617.1 के लिए कप्पा, ये नामकरण किया हुआ है। थर्ड, हमने मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में देखा। जो भी मकान उनके मालिक और किराएदार है उनके दोनों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये मसौदा बनाया गया है। मे बी टेनेंसी मार्केट को डेवलप करना, निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना, ये इसका पर्पज है। हमने इजराइल के जो आइजाक हर्जोग है न्यू प्रेसिडेंट को चुना, ये भी हमने मेंशन किया। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट होती है मालदीव्स और इंडिया के बीच में हुआ, ये भी मेंशन किया। और नेक्स्ट पॉइंट हमने कवर किया कि 3 जून हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन 2018 से वर्ल्ड बाइसिकल डे की तरह उसको सेलिब्रेट करता है। और भारत का जो थिंक टैंक है उसने SDG इंडेक्स को लॉन्च किया। ये 3rd उसका संस्करण था। केरल ने एक टॉप 4 रनर में 75 इंडेक्स या रैंकिंग लेके आज टॉप पे है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि जो स्वस्तिक टेक्नोलॉजी है भारत के CSIR के NCLR ने नेशनल केमिकल लैबोरेटरी में डेवलप की है, पानी को डिसइंफेक्टिंग करना बाय यूजिंग द नेचुरल ऑयल। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है अगर हर रोज आप इस तरह को वीडियो को ऑडियो सेक्शन की सुनने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स एक इजी टास्क बन जाएगा। इसी तरह से ऑडियोज, वीडियोज एंड MCQ रोज मिलने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहो। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.